नमस्कार साथियों, जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, राइट। सो वेरी कॉर्डियल वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक सर्वे की। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 हिमाचल प्रदेश को हॉलिस्टिकली कवर कर रहे हैं थ्रू लिटिल ग्लिम्स ऑन द कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स। थोड़े थोड़े हम टॉपिक्स को भी समझ रहे हैं ताकि आपको ये इकोनॉमिक सर्वे की जो यूटिलिटी है ये सही रहे। ठीक है जी। तो आज जो चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 5, राइट। तो आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जिनकी क्वेरीज आ रही है रिगार्डिंग द बुक, राइट। तो जो इकोनॉमिक सर्वे का जो पब्लिकेशन जोगटा अकेडमी का हमेशा से रहा है, तो इस साल का भी जो पब्लिकेशन है वो अवेलेबल है। तो अवेलेबल वो आपको हो रहा है और उसके लिए लिंक हमने प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन गो देयर एंड अवेल योर कॉपीज़, राइट। तो अगर कभी वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक भी कॉपीज़ हो जाती है तो वो कुछ समय के बाद दोबारा से री अवेलेबल आपको हो जाया करेगी, राइट। सो और दूसरा यू कैन बाय दोज कॉपीज़ फ्रॉम द वेरियस बुक वेंडर्स, राइट। तो आप बुक सेलर्स जो होते हैं उनसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि अभी तक आप देख पा रहे हैं हमने इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कवर कर दिया है। लास्ट 2 वीडियोस में मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लेके आया था, जिसको हमने 2 वीडियोस में किया था, 2 पार्ट्स में किया था, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, दैट इज़ रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर 5, राइट। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम अब देखते हैं, वी विल स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 5। ओके जी। तो एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं जो चैप्टर है उसका नाम है प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट, राइट। प्राइस मूवमेंट एंड फूड मैनेजमेंट। देखिए ये जो एक चैप्टर है, मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस चैप्टर। देखिए प्राइस मूवमेंट को अगर हम पर्टिकुलरली प्राइस मूवमेंट को अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि कैसे हिमाचल प्रदेश में पिछले जो बीता जो वर्ष था, पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें प्राइस की मूवमेंट क्या रही थी। कहने का मतलब है प्राइसेस जो डिफरेंट कमोडिटीज़ के थे, उसमें जैसे गुड्स होती है, सर्विसेज होती है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, राइट। और दूसरा हम समझेंगे कि कैसे किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की मे बी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनकी डिमांड कम हुई है, डिमांड ज़्यादा हुई है सारी। तो वो हम सारी इसमें इंफॉर्मेशन देखेंगे। पर्टिकुलरली हम जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वो होगी अराउंड दी महंगाई, इन्फ्लेशन, राइट। तो प्राइस मूवमेंट में हम वो करने जा रहे हैं। फूड मैनेजमेंट में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे हम सिविल सप्लाईज जो कॉरपोरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, राइट। कुछ फैक्ट्स से हम अवेयर होंगे, राइट। तो ये कलेक्टिवली इसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। चलिए इफ यू सी द इंट्रोडक्शन देखेंगे, supply side disruption played a significant role in driving inflation beyond Reserve Bank of India's maximum tolerance range of 6% in fiscal year 2021-22, right। तो अपने आप इसी लाइन में, इसी जो ये जो इंट्रोडक्टरी लाइंस आप देख पा रहे हो, इसी में बहुत सारी चीज़ें छुपी है जो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएगी। अगर आप समझ गए इसको एक बार तो ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करवाएगी टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं सप्लाई साइड डिसरप्शन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ड्राइविंग इन्फ्लेशन, राइट। सबसे पहले तो हम इस टर्म को देखते हैं, समझते हैं, राइट। देखिए हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको, राइट, हम मेयरली स्टैट्स से अवेयर नहीं करवाना चाहेंगे आपको, तो थोड़े से इंपॉर्टेंट जो थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत समझेंगे। जैसे आपका इन्फ्लेशन है, राइट। तो इन्फ्लेशन हम जानते हैं क्या होता है, महंगाई। इन्फ्लेशन माने महंगाई, इन्फ्लेशन इज़ महंगाई। तो आप देखेंगे महंगाई, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक सा मतलब इन्फ्लेशन का। पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे आप, महंगाई का मतलब होता है कि मार्केट में मनी सप्लाई काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो, यानी इसको कैसे याद रखेंगे आप अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज में,
कि महंगाई माने इन्फ्लेशन माने मनी सप्लाई ज़्यादा, मतलब सिंपल साधारण सा मतलब क्या हुआ इन्फ्लेशन का कि मार्केट में पैसा बहुत है। पैसा जब बहुत होता है तो वो सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ से वो जो कंडीशन है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। तो इन्फ्लेशन ये है, राइट। देखिए अगर मैं आपको बहुत ही क्विकली और बहुत ही एक कंक्लूसिव तरीके से बताना चाहूँ कि इन्फ्लेशन क्या होती है, देखिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे इन्फ्लेशन को समझने के लिए, राइट। हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं इसको समझेंगे बिकॉज इन्फ्लेशन तो अपने आप में काफ़ी फुल फ्लेज चैप्टर है, बट आई होप आपको ये समझ आएगा, राइट। तो इन्फ्लेशन आप देखेंगे क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई इकॉनमी है, जैसे इंडिया की इकॉनमी है, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो इकॉनमी है उसकी हम बात करते हैं। इंडिया की इकॉनमी में देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारे गुड्स अवेलेबल हैं। गुड्स आप समझते हैं कमोडिटीज़ या टेंजिबल गुड्स बने जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, कंज्यूम जो हम करते हैं गुड्स। इसमें फूड आइटम्स आ सकती है, नॉन फूड आइटम्स आ सकती है, राइट, बहुत सारी चीज़ें। और हमारे देश में कुछ सर्विसेज भी होती है, ये हमने जीडीपी को समझते हुए समझा था, राइट। जीडीपी के दौरान हमने इसको समझा था। तो आप देखेंगे कि इकॉनमी में गुड्स भी होते हैं और इकॉनमी में सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है जी। तो जब इकॉनमी में जो गुड्स आपके अवेलेबल है और जो सर्विसेज आपके अवेलेबल है, देखो हमारे देश में क्या क्या अवेलेबल है या प्रदेश में क्या क्या अवेलेबल है, अगर हम सिर्फ स्टेट की बात करें तो गुड्स भी है, सर्विसेज भी अवेलेबल है। गुड्स भी प्रोड्यूस हुए हैं, सर्विसेज भी प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है जी। यानी जो गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है, राइट, और जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट, वो एक दूसरे से मैच कर रही है, ठीक है जी। कैसे? मान लीजिए हिमाचल में 10 गुड्स की आवश्यकता है, 10 गुड्स को डिमांड किया जा रहा है और 10 के 10 गुड्स सप्लाई भी हो रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है जी। ऐसे समझ सकते हैं 10 किलो प्याज की आवश्यकता है, 10 किलो प्याज लोग डिमांड कर रहे हैं हिमाचल में, ठीक है जी, और 10 किलो जो प्याज है वो सप्लाई भी हो रहे हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। पर ये तो हमने देखा एक कमोडिटी के लिए, माने किसके लिए? अनियन के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ हिमाचल में बहुत सारी कमोडिटीज की डिमांड हो रही है, अनियन है, फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, राइट, चश्मे, पेन, जूते, लैपटॉप, राइट, नॉन फूड आइटम्स, क्लोथिंग, एसेसरीज, राइट, फूड आइटम्स में आपके टमेटोज, राइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, यानी जितनी भी चीज़ें हिमाचल में डिमांड हो रही है, सारी कमोडिटीज़, एक नहीं सारी कमोडिटीज़, वो जो डिमांड है उतनी ही आपको सप्लाई भी मिल रही है इन्हीं कमोडिटीज़ की आपको सप्लाई भी हो रही है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस सिचुएशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या हुआ जी? इक्विलिब्रियम हुआ व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है जी। तो एग्रीगेट डिमांड जितनी है, मानी जितनी सारी कमोडिटीज जितनी भी डिमांड की जा रही है वो जब इक्वल हो जाती है जितनी सप्लाई हो रही है, यानी सब कुछ बढ़िया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिचुएशन को एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इस समय पे जो भी कमोडिटीज का प्राइस डिसाइड होता है, उस प्राइस को ध्यान दीजिएगा हम कहते हैं जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जनरल लेवल ऑफ प्राइस या जनरल प्राइस लेवल, ठीक है जी। तो ये है आपका क्या, इसको हम कहते हैं जनरल लेवल ऑफ प्राइस, राइट। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी इसको हाईलाइट में करता हूँ, ठीक है जी। तो हमने बोला कि हिमाचल में जो पूरी चीज़ें हैं जो डिमांड की जा रही है, सारी कमोडिटीज़, सारी सर्विसेज, सारे गुड्स, जितनी भी चीज़ें डिमांड की जा रही है उतनी ही सप्लाई भी हो रही है, बढ़िया सिचुएशन है, इसको हमने कहा था इक्विलिब्रियम। तो इस समय पे जो कमोडिटीज़ का प्राइस डिस्कस होगा या जो प्राइस डिसाइड होगा, राइट, तो उस प्राइस को हम बोलेंगे जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है जी। तो ये आ गया मान लीजिए एक जनरल लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें अगर मिसमैच हो जाए, याद रखेंगे जनरल लेवल ऑफ प्राइस में मिसमैच हो जाए तो सिचुएशन एबनॉर्मल हो जाती है। मान लीजिए ये जनरल लेवल ऑफ प्राइस है, अगर जनरल लेवल ऑफ प्राइस से प्राइस ऊपर को चले जाए तो जो सिचुएशन बनती है उसी सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और अगर जनरल लेवल ऑफ प्राइस से जो प्राइस है वो कम हो जाए, उस सिचुएशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन,
ठीक है जी। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो याद रखेंगे इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है इकोनॉमी में जहां पे पैसा बहुत वाली सिचुएशन आ जाती है, अच्छा खासा मनी सप्लाई मार्केट में होता है। अब देखेंगे मनी सप्लाई के कोई भी कारण हो सकते हैं, राइट। मनी सप्लाई का कारण हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ गई है, हो सकता है जो आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी है और उन्होंने ज़्यादा जो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा कर दी है, तो भी लोगों के पास पैसा आ जाता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये जनरल लेवल ऑफ प्राइस समझ आया होगा। तो जनरल लेवल ऑफ प्राइस होता है जहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो एग्रीगेट सप्लाई को मैच करता है, दैट सिचुएशन इज एक्चुअली नोन एज दी जनरल लेवल ऑफ प्राइस। अगर उससे ऊपर प्राइस जाते हैं कमोडिटीज़ के तो वो होती है इन्फ्लेशन, अगर नीचे जाते हैं तो वो हो जाता है आपका डिफ्लेशन, ठीक है जी। तो देखेंगे अब आपको पता है दो इनविजिबल हैंड्स होते हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, राइट। किसी भी चीज़ की प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए दो चीज़ें काम करती है, वो होता है उसका डिमांड और वो होता है उसका सप्लाई, ठीक है जी। तो जैसे कि हमने समझा इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन माने महंगाई। अब ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि इन्फ्लेशन दो वजहों से हो सकती है, या तो क्या होता है डिमांड साइड से कुछ कंस्ट्रेंट्स आते हैं या डिसरप्शंस आती है, या तो फिर सप्लाई साइड से कुछ दिक्कत आती है, ठीक है जी। जैसे कि अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा मार्केट में अनियन के प्राइस इंक्रीज हो गए थे, राइट, अनियन के प्राइस। तो जब भी आप आज के बाद अपने अराउंड जब भी किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में इन्फ्लेशन देखें माने महंगाई देखें तो आपको दो रीजंस आइडेंटिफाई करने हैं। एक रीज़न क्या ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो डिमांड वाली साइड से है। देखो डिमांड वाली साइड से इन्फ्लेशन कैसे हो सकती है, महंगाई कैसे हो सकती है, बिल्कुल साधारण सी बात है। आप देखेंगे जैसे कोई कमोडिटी है, कुछ कमोडिटी जैसे मान लीजिए अनियन 5 किलो लोग अनियन डिमांड कर रहे थे और 5 किलो अनियन सप्लाई भी हो रहा था, तो इसको कहेंगे हम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तो इस समय पे प्राइस जो डिसाइड हुआ था, अभी बताया था आपको, वो क्या था, जनरल लेवल ऑफ प्राइस। अब क्या हुआ, डिमांड साइड से डिसरप्शन कैसे हो सकती है। अब क्या हुआ, सप्लाई हो रहा है केवल 5 किलो प्याज, पर डिमांड प्याज कितना हो रहा है, 10 किलो, तो 5 किलो प्याज का डेफिसिट हो गया है, ठीक है जी। तो जो प्राइस सप्लाई, जो अनियन सप्लाई हो रहा है वो है 5 किलो, और 5 किलो जो प्राइस है, सॉरी जो 5 किलो सप्लाई हो रहा है अनियन, उससे ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में। डिमांडेड कितना है, 10 किलो। तो 5 किलो जो लोग खरीदेंगे उसको मुंह मांगी कीमत पे लोग खरीदेंगे, मतलब प्याज की डिमांड ज़्यादा हो गई है। अगर ऐसा हो, राइट, तो अब देखो डिमांड ज़्यादा होने का क्या मतलब होता है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड याद रखेंगे आप दो वजहों से ज़्यादा होती है। एक क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ की आप देखेंगे डिमांड इसलिए ज़्यादा होती है, लोगों की, अभी मैंने आपको बताया था लोगों की इनकम बढ़ गई है, राइट, या फिर जो आपकी आरबीआई है, आरबीआई ने ज़्यादा पैसे प्रिंट कर दिए है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए। ज़्यादा पैसे आ गए तो मतलब लोगों ने ज़्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया। पहले लोग 1 किलो प्याज खा रहे थे, अब 2 किलो प्याज खाना शुरू कर दिया। सैलेड में भी लोग प्याज खा रहे हैं, तो यानी जो डिमांड है प्याज की वो बढ़ गई, तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाती है। स्पेंडिंग बढ़ जाती है मतलब डिमांड ज़्यादा लोग करते हैं। जब उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू डिमांड मोर। सो इफ दे डिमांड मोर तो प्राइस कमोडिटी का बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो उतनी हो नहीं रही है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये जो दिक्कत आई है, महंगाई आई है, ये आई है डिमांड साइड से, ठीक है जी, जब डिमांड में कुछ गड़बड़ी हो जाए। अब देखते हैं क्या जो प्राइस है उसका इजाफा हमें सप्लाई साइड से भी देखने को मिल सकता है। यस सर, अब हो सकता है कई बार कि अब मान लीजिए जैसे अनियन की 5 किलो डिमांड थी और 5 किलो ही सप्लाई हो रहा था। अब क्या हुआ, हमारे पहले एग्जांपल में डिमांड ज़्यादा हो गया था अनियन का, इसलिए प्राइस बढ़ा था। अब देखेंगे सप्लाई साइड से कैसे होता है। अब क्या हुआ है नेक्स्ट, अब सप्लाई 5 किलो थी, डिमांड भी 5 किलो थी। डिमांड आज भी लोग 5 किलो अनियन कर रहे हैं, पर जो सप्लाई है वो केवल 3 किलो रह गई है। उसका कारण हो सकता है मॉनसून अच्छा ना रहा हो, प्याज की खेती ना हुई हो। उसका कारण हो सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग उसका कारण हो सकता है, राइट। उसका कारण हो सकता है कि फार्म, आपने देखा था जो फार्म प्रोटेस्ट हुए थे, उस वजह से जो वो ट्रांसपोर्ट जो था अनियन का, यानी जो लॉजिस्टिक्स था वो स्मूथ नहीं था, तो वो भी कारण हो सकता है। यानी कोई ना कोई कारण सप्लाई साइड से आया है। देखो प्राइस फिर भी
भी बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो डिमांड 5 ही किलो है अभी भी, पर सप्लाई 3 किलो रह गई है प्याज की, तो उसका भी रीजन क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे क्योंकि सप्लाई कम आ रही है। तो कहने का मतलब है किसी भी चीज का जो प्राइस है वो बढ़ता है या तो डिमांड साइड की डिसरप्शन से या सप्लाई साइड की डिसरप्शन से। ठीक है जी, तो ये हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो हमने देखा कि इंडिया में 2021-22 में, क्योंकि यही एक एक्चुअल ईयर है जो हमारे पास प्रेजेंट है, 2021-22 में जो सप्लाई बढ़ी है, सॉरी जो इन्फ्लेशन बढ़ा है यानी महंगाई बढ़ी है, उसके पीछे जो कारण है वो है सप्लाई साइड से डिसरप्शन हुए हैं। आप देख पा रहे हो कि जो मॉनसून है वो अनइवन रहे हैं। ठीक है जी, फिर बीच में फार्म प्रोटेस्ट भी हुए थे, राइट, तो कोविड का भी समय था, राइट, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं सप्लाई साइड से जिसकी वजह से इन्फ्लेशन देखने को यानी महंगाई हमें देखने को मिली है। तो एक चीज़ और यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि इन्फ्लेशन अपने आप में कोई गलत फिनोमेना नहीं है, इन्फ्लेशन होना सही है। क्यों? क्योंकि एज अ कंज्यूमर तो आपको लग रहा होगा कि इन्फ्लेशन तो बड़ी गलत चीज़ है, महंगी हमें चीज़ें पड़ रही है, पर आप एज अ सप्लायर भी सोच के एक बार देखिए, इन्फ्लेशन का होना सही होता है इकोनॉमी के लिए। क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन ऑल्सो इंडिकेट्स द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, तो इन्फ्लेशन से प्रोडक्शन का इंक्रीज भी इंडिकेट होता है। ठीक है जी, तो इन्फ्लेशन का कैसा होना इंपॉर्टेंट होता है, कंट्रोल्ड। तो इन्फ्लेशन का होना सही है बट इन्फ्लेशन का कंट्रोल्ड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन का जो टारगेट होता है वो होता है, देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा है कि डियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल आप करिए, इन्फ्लेशन को मैनेज आप करिए, इन्फ्लेशन को रेगुलेट आप करिए, यानी इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करना, कैसे करना, वो सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट दिया हुआ है कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका आइडियली तो रहना चाहिए 4%, पर ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाए तो वो हो जाए 2%, या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो हो जाए 6%। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बढ़ सकता है वो 6% है, जो गिर सकता है वो 2% है, पर आइडियली कितना रहना चाहिए, 4%। तो ये विंडो है। तो अभी हमने ये जो पहली लाइन है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये देखा है कि जो उनकी जो लिमिट थी, देखो मैंने आपको बताया 6% जो मैक्सिमम लिमिट है, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही इन्फ्लेशन रहा है। 2021-22 में अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो वो 7.41% तक भी गया था। ठीक है जी, तो ये आपका इन्फ्लेशन को लेके कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, राइट। क्योंकि अब आपको इन्फ्लेशन के बारे में आई एम श्योर आपको बहुत सी चीज़ें पता चल गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड रहा है, यानी महंगाई का क्या ट्रेंड रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कि इन्फ्लेशन तो हमें समझ आ गई कि इन्फ्लेशन माने महंगाई, पर अब सवाल ये है कि इन्फ्लेशन को आप एक तरीके से मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन कंज्यूमर्स के लिए अलग होता है, यानी जो रिटेल के कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अलग होता है, राइट। तो जो कंज्यूमर्स हैं जो होलसेल प्राइस पे सामान खरीद रहे हैं उनके लिए अलग चीज़ें होती है। ठीक है जी, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन्फ्लेशन को अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे देखना होता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बिल्कुल साधारण तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक प्रोड्यूसर ने कुछ चीज़ प्रोड्यूस करी, ये ठीक है जी, ये है कमोडिटी ए, इसने ये चीज़, इससे ये चीज़ खरीदी, मान लीजिए किसने, एक होलसेलर ने ये चीज़ खरीदी, किसने, होलसेलर ने, राइट। तो प्रोड्यूसर से जिस रेट पे होलसेलर को ये चीज़ पड़ी होगी उसको ट्रैक करने के लिए एक इंडेक्स काम करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी जो इस प्राइस को ट्रैक करता है जो कि होलसेलर को पे करना पड़ा है प्रोड्यूसर से सामान लेने के लिए। ठीक है जी, फिर क्या है, अब आप देखेंगे होलसेलर ने भी वो चीज़ आगे किसको बेची होगी, रिटेलर को, वो चीज़ किसको बेची होगी जी, रिटेलर को। ठीक, तो रिटेलर ने जब ये प्राइस पे किया होगा, यानी रिटेलर ने भी कुछ प्राइस पे किया होगा होलसेलर को, तो जिस प्राइस पे ये पे किया होगा उस प्राइस को ट्रैक करने के लिए भी एक अलग से एक इंडेक्स बनाया जाता है जिसका नाम है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, राइट। ठीक है जी, तो जितना भी प्राइस पे किया है रिटेलर ने होलसेलर को उससे कमोडिटीज़ लेने के लिए, वो उसमें कितने चेंजेस आए हैं वो ट्रैक किया जाता है WPI के थ्रू। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आप देखेंगे यही प्रोडक्ट आगे
किसके पास गया होगा? कंज्यूमर के पास, राइट, कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर ने भी कोई प्राइस पे किया होगा इस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इस प्रोडक्ट को लेने के लिए जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है उस प्राइस को हम कहते हैं, और उस प्राइस को हम ट्रैक करते हैं एक अलग इंडेक्स से जिसका नाम है CPI, माने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो तीन प्राइसेस होते हैं, तीन इंडेसेस होते हैं, राइट, जो हमें तीन अलग अलग प्राइस को इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि किसको ट्रैक करता है कि कितने चेंजेस आए हैं प्राइस में जो कंज्यूमर्स को पे करने पड़े हैं डिफरेंट गुड्स के, डिफरेंट सर्विसेज के। और WPI ट्रैक करता है जो प्राइजेस पे करने पड़े हैं रिटेलर को होलसेल प्राइस पे, राइट। और PPI करता है आपका जो आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो देखेंगे ये जो चीज़ें हमें बताई जा रही है इस चार्ट में वो है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ऑल इंडिया लेवल का, आप देखेंगे वो कितना रहा है 9.41, राइट। 22-23 में जो एक्सपेक्टेड था 11.6, जो प्रेजेंट है वो कितना है -1.1%, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। फिर आप देखेंगे अभी मैंने आपको बताया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम रूरल लेवल पे लेते हैं, अर्बन लेवल पे लेते हैं, कंबाइंड लेवल पे इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, राइट। तो देखेंगे अभी मैंने आपको कहा था कि CPI जो होता है वो ट्रैक करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कि जो कंज्यूमर है उसको डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्राइस पे करना पड़ा है, राइट। तो वो ट्रैक किया जाता है CPI द्वारा, ठीक है जी। ध्यान देंगे जो CPI आपका होता है CPI वो अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग निकाला जाता है। जैसे रूरल एरिया में रहने वाले कंज्यूमर्स अलग, अर्बन में अलग, कंबाइंड यानी सारे जो भी लोग हैं यानी जो भी कंज्यूमर्स है, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अलग होता है, एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए अलग होता है और रूरल लेबरर्स के लिए अलग होता है। तो उसके अलग अलग आपको ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और याद रखेंगे CPI में जो अभी हम फिलहाल बेस ईयर जो लेते हैं वो आपका रहता है 2011-12 है ना। तो इन्फ्लेशन में जो हम लेते हैं वो रहता है आपका 2011-12 जो हम बेस ईयर लेते हैं, यानी जो इंडेक्स जो हम ये निकालते हैं CPI, इसमें हम कौन से प्राइस को कंपेयर करते हैं? एक जो बेस ईयर का प्राइस रहता है 11-12 का, और जो प्रेजेंट ईयर होता है उसका प्राइस, उसमें कितने चेंजेस आए हैं वो इंडिकेट होता है परसेंटेज में, और वही यहाँ पे पूरा लिखा गया है, राइट। तो आपने एक चीज़ रखनी है याद, होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव ग्रोथ दिखाया है, ठीक है जी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है, ठीक है जी। स्टेट में इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है तो देखेंगे आप WPI स्टेट लेवल पे -1.1% जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कब के लिए? 2011-13 के लिए, जो कि 11.6% से तेज से जिसमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है जी। अब देखेंगे ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं, राइट। देखिए मैंने आपको कहा जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रैक करता है चेंज इन प्राइस, राइट, चेंज इन प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, राइट, एंड सर्टेन कमोडिटीज दैट वाज अवेलेबल इन दी होलसेल प्राइस, उसको ट्रैक करने का काम आपका WPI का रहता है। तो WPI में भी हम बेस ईयर 2011-12 लेते हैं, राइट। तो हम अब क्या देखेंगे, हम बोल रहे हैं मान लीजिए 2011-12 में एक कुछ प्रोडक्ट थे जिनका प्राइस कुछ भी रहा हो X मान लीजिए। अब हम आज का देखिए 2023-24 का, और X जो 23-24 में प्राइस हो गया है सेम प्रोडक्ट्स का जो 2011-12 में था वो हो गया मान लीजिए Y। अब इसमें अगर तो X से ज़्यादा प्राइस हो गया है तब तो जो Y होगा यानी WPI होगा वो पॉजिटिव में जाएगा। अगर X यानी 2011-12 से जो बेस ईयर था उससे प्राइस कम हो गया है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव में जाएगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो नेगेटिव में गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, राइट। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस में भी जो इन्फ्लेशन है उसमें भी फ्लक्चुएशन 1.9 से लेकर 5.1 है, आप देख सकते हैं। जैसे CPI IW में 1.9 है और CPI R U और C में 5.1 है, तो ये रेंज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि कंबाइंड है, कंबाइंड वाला यानी सभी तरीके के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए स्टेट्स में, ठीक है। तो देखेंगे इन्फ्लेशन ट्रेंड इन स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हुआ था वो था आपका 3.4% इन जनवरी में, और जो जुलाई तक आते आते पहुंच गया 7.1%, ठीक है। अगेन CPI में भी हम बेस ईयर 2011-12 लेते हैं, तो जो गिवन कमोडिटीज़ हम CPI में 11-12 में देखते हैं उसमें कितना इजाफा आया है आज वो इंडिकेट करता है CPI-C, ठीक है जी। तो उसमें इजाफा पहले हुआ था 3.1 फिर बाद में 7.1, ठीक है जी।
और ये किस वजह से हुआ था, क्योंकि वेजिटेबल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए थे, ठीक है, वेजिटेबल के। तो सीपीआई को एक्चुअली जब कैलकुलेट करना होता है ना, तो हम एक बास्केट लेते हैं जिसमें हम फूड को सबसे ऊपर रखते हैं, फिर हम सर्विसेज को रखते हैं, फिर हम क्लोथिंग को रखते हैं, फ्यूल को रखते हैं, राइट, इस तरीके से। तो अगर वेजिटेबल में ज़्यादा प्राइस इजाफा हो जाए तो उसका फ़र्क कहीं ना कहीं टोटल इन्फ्लेशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मॉडरेट इन्फ्लेशन थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पिक है यहाँ पे, कई बार वो पूछ लेंगे, राइट। अगर आपसे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्टैट्स है वो नहीं पूछे जाएंगे बेसिकली, पर फिर भी आपको याद करके तो जाना ही होते हैं। बट येस, वो ये पूछ सकते कि जो इन्फ्लेशन थी वो किस तरीके की थी हिमाचल में, तो वो थी आपकी मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रेट क्या रही आपकी 7.1%, राइट। तो स्टार्टिंग में 7.1% थी और वो बाद में 5.2% तक उसकी गिरावट हो गई थी। अब आपको शायद समझ आ गया होगा, आई एम श्योर, कि ये जो परसेंटेज हम देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कंपैरिजन टू योर बेस ईयर, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, अब देखेंगे ड्राइवर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स टू कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 2023 और 2017 में, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। रिटेल इन्फ्लेशन माने ये रिटेल इन्फ्लेशन कुछ अलग नहीं है, ये सीपीआई ही इसको भी ट्रैक करता है। अब देखेंगे जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसमें किस में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, यानी किन चीज़ों में महंगाई हुई है 2017 और 23 के मुकाबले। तो फ्यूल और लाइट में सबसे ज़्यादा, फ्यूल में आप देखेंगे पेट्रोल, डीजल, इनफैक्ट एलपीजी के जो रेट आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो लाइट के यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस है वो भी, उसमें भी इजाफा देखने को मिला है, वो सबसे बड़ा कारण रहा है सीपीआई के बढ़ने का। उसके अलावा क्लोथिंग और फुटवियर में जो प्राइजेस बढ़े हैं, राइट, उसमें भी वो सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूटर है इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा मिसलिनियस जो गुड्स है उसमें 19.1, फूड एंड बेवरेजेस 17.4% कारण रहा है ओवरऑल इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। फिर पान, टबैको एंड इंटॉक्सिकेंट कंट्रीब्यूटर्स, ये भी कंट्रीब्यूट किया है 11.6% तक, ठीक है जी। ओके, अगर हम दूसरा सीपीआई देख रहे हैं, देखिए आपको डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने सीपीआई सी देखा, अब हम देख रहे हैं सीपीआई IW, ठीक है जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, ठीक है जी। तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उनको जो प्राइजेस देने पड़े हैं डिफरेंट कमोडिटीज़ के, उसमें कितना चेंज आया है वो ट्रैक किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स IW से। तो उसमें आप देखेंगे, अब इसको कौन रिलीज़ करता है, लेबर ब्यूरो। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उसमें लेबर ब्यूरो जो है वो उसको कैलकुलेट करता है। तो बेस ईयर हम इसमें 2016 रखा है, याद रखेंगे, ठीक है जी, 2016 आपने इसमें बेस ईयर रखा है, ठीक। तो इंडेक्स इंक्लूड्स, अब देखो इसमें क्या होता है, जो ऐसे लोग जो एम्प्लॉयड है माइंस में, प्लांटेशन, रेल रोड, ठीक है जी, एनर्जी जनरेटिंग प्लांट्स में, पोर्ट्स में, डॉक्स में, उनको ये ट्रैक करता है। अच्छा, अब हमें देखना क्या है सबसे महत्वपूर्ण, कि सीपीआई IW इन्फ्लेशन हिमाचल में नेशनल एवरेज से कम रहा है, और यहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में कितना रहा है, वो आप देख सकते हैं 1.9, राइट, नेशनल एवरेज 3.3 था। अब देखते हैं सीपीआई का हमने ट्रेंड देख लिया है, अब हम देखेंगे आपका WPI का ट्रेंड। तो WPI आपको पता है कोविड एरा में जो था, और देखिए 2 ऐसे इवेंट्स हुए हैं पिछले 5 सालों में जहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन की वजह से पूरी जो सप्लाई चेन है वो बिगड़ गई है पूरी दुनिया की। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, पूरी दुनिया की। तो आप देखेंगे जो WPI के में जो प्राइस इंडिकेट किए जाते थे उसमें कहीं ना कहीं जो है जो रिपोर्ट आती है WPI की, उसमें कहीं ना कहीं वो प्लमेट किए हैं, राइट, प्लमेट किए मतलब उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है कोविड और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। तो आप देखेंगे ये इंडिया लेवल का पहले बता रहा है कि जनवरी 2023 में 4.8, फिर -4.8 जून 2023 में, और जो फर्दर इंक्रीज हुआ आपका 0.7 तक जो पॉजिटिव में चल गया। ये इन्होंने पूरे नेशनल लेवल का ये बताया है, ठीक है जी। ओके, तो ज़्यादातर इसमें WPI की इन्फॉर्मेशन नेशनल लेवल की ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। मंथली होलसेल प्राइस इंडेक्स एट नेशनल लेवल फॉर द स्टेट इंक्रीज, राइट, तो नेशनल लेवल के कंपैरिजन में 151.6 इन दिसंबर 2023 फ्रॉम 150, राइट, 0.5 ड्यूरिंग 2022, जिसमें रेट में इंक्रीज हुआ है कितना, 0.7 का, राइट, ठीक है जी। तो बस आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट्स पिक करने होते हैं, इतने ज़्यादा डिटेल में आपसे इट इज़ वेरी अनलाइकली, यस, राइट।
तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन द मोर रिसेंट पीरियड ऑफ अप्रैल टू दिसंबर 2033 WPI इन्फ्लेशन फेल इनटू नेगेटिव टेरिटरी रेंजिंग बिटवीन -4.2 to 0.7%। तो WPI नेगेटिव में चला गया है। फिर हमने 17 के ट्रेंड देखे, राइट, जिसमें जो रेंज थी 0.9 से 4.0 तक थी। फिर कमोडिटीज़ जो स्टेबल जिसमें प्राइस था, यानी जिनमें आपको प्राइस का इजाफा देखने को नहीं मिला था, यानी जो प्राइस मूवमेंट जिसमें नहीं हुई थी, वो आपकी कमोडिटीज़ है अनियन, उड़द दाल, गुड़, पोटैटो, वीट कल्याण, राइट, वीट आटा, टी लूज, राइट। तो इसमें आपको नहीं देखने को मिले हैं क्या जो प्राइस की चेंजेस है, ये स्टेबल प्राइजेस रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट था आपका, जो प्राइजेस स्टेबल रहे हैं, और जो वोलेटाइल प्राइजेस हैं वो आपके ये है कैरोसिन ऑयल के, राइट, जो जिसमें चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट रहा है, चना दाल, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति घी, राइस, शुगर, सीमेंट, राइट। तो इनमें चेंजेस बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिले हैं, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, तो ये जो हमने अभी हिस्सा किया ये प्राइस मूवमेंट का था, जिसमें हमने समझा कि प्राइस मूवमेंट कितनी हुई है, राइट। तो वैसे एक्चुअली द पॉइंट इज़ कि जो प्राइस मूवमेंट हम ज़्यादातर जो ट्रैक करते हैं वो नेशनल लेवल की हम करते हैं, राइट, पर फिर भी हमें स्टेट लेवल की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, राइट। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन में, जो कि है फूड सिक्योरिटी, यानी फूड मैनेजमेंट वाला हिस्सा इसका। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हम जानेंगे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, TPDS के बारे में, राइट। तो TPDS आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसानों से MSP पे प्रोक्यूर करता है फूड ग्रेन्स, और फिर उसको लोगों में और जो बेनिफिशरीज होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है थ्रू दिस कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम नोन एज टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, TPDS, ठीक है जी। जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ को आपको मुहैया करवाया जा रहा है सब्सिडाइज रेट पे, जिसमें वीट है, राइट, राइस है, शुगर है, एट्सेट्रा, पल्सेस भी आपको देखने को मिलती है। तो जो बिल्कुल प्री के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हमें है वो है कि कितनी TPDS है, यानी कितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं। तो आप देखेंगे कितनी है, 5249, ठीक है जी। अब आपको पता है जो आपका TPDS होता है उसमें दो तरीके के बेनिफिशरीज होते हैं, अंत्योदय अन्न योजना में जो आते हैं और प्रायोरिटी जो हाउस होल्ड्स होते हैं, राइट। और इसके अलावा आपके जो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं, राइट, इनको भी पर हाउस होल्ड 5 kgs के लिए ये भी जो है एलिजिबल होते हैं। अच्छा, अगर हम राशन कार्ड होल्डर्स को देखें तो 5249 फेयर शॉप से टोटल, और जिसके अंडर 3348 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, 22 पंचायत, 51 जो आपके सेंटर्स है सिविल सप्लाई के, राइट, सिविल सप्लाईज के जो सेंटर्स है उनमें 1784 इंडिविजुअल्स, 8 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड 36 महिला मंडल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है जी। तो ये आपके फेयर प्राइस शॉप्स की इंफॉर्मेशन है, ये आपको ज़रूर, ये दिस इज़ वेरी वाइटल इन्फॉर्मेशन। चलिए जी नेक्स्ट अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, राइट। आप देखेंगे ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है इसकी जो स्थापना है इंडिया में 1966-67 में होती है, राइट। इसके अंदर दो चीज़ें हुई थी, आपने याद रखना है कि एक तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि प्रोक्यूर, डिस्ट्रीब्यूट एंड सप्लाई करवाएगा क्या, जो फूड ग्रेन्स होंगे। और दूसरा यहाँ पे जो चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी MSP की, यानी देखिए ये पूरा लूप कैसे चलता है, ये पूरी चीज़ें कैसे काम करती हैं। देखिए पहले क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो MSP क्या करती है, अनाउंस करती है। MSP आपको पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एक वो प्राइस जिसके नीचे कभी भी किसान को अपने फूड क्रॉप्स नहीं बेचने पड़ेंगे। और आप देखेंगे हर एक जो सोइंग सीज़न होता है, जैसे राबी सोइंग सीज़न, खरीफ सोइंग सीज़न, हर एक सोइंग सीज़न से पहले, सो करने से पहले, उगाने से पहले ही सरकार MSP अनाउंस कर देती है। तो जब सरकार MSP अनाउंस करती है तो वहाँ पे जो सरकार होती है वो MSP के थ्रू ये जताती है कि इससे नीचे जो किसान है उसको प्राइस नहीं मिलेंगे। अगर किसानों को मंडी में सही प्राइस नहीं मिल रहे तो वो सरकार के पास जाए और सरकार MSP प्राइस पे या जो MSP है उस पर उनसे वो चीज़ें खरीदेगी। अब ये काम कैसे करता है, MSP आपने अनाउंस की, फिर उसके बाद से सरकार फिर प्रोक्यूर करना, मतलब उसको लेना शुरू कर देती है। और ये काम सरकार के लिए करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्यूर करता है, फिर उसको स्टोर करता है गोडाउन्स में, वेयर हाउसेज में,
फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग जो आपके पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स जो है या जो सोसाइटीज़ है, राइट, वहाँ पे उसको जो फेयर प्राइस शॉप्स होती है वहाँ पे उसको मुहैया करवाता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पर सवाल ये है कि स्टेट लेवल पे भी ऐसा जो काम करता है, यानी स्टेट लेवल पे जो नोडल एजेंसी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, वो कौन सी है? तो उसके लिए हमने एक मैकेनाइज्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, राइट, HPSCSC, राइट। ये काम करती है इस डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं ये काम करती है अंडर द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, राइट। तो ये इंश्योर करती है डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई ऑफ दी कमोडिटीज अंडर दी TPDS, राइट। तो आप देख रहे हैं TPDS और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का जो जिम्मा है वो किसके पास है? आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है। तो कॉरपोरेशन क्या कर रही है? राशन के अलावा यानी फूड क्रॉप्स के अलावा LPG, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, राइट, मेडिसिन एट रीजनेबल प्राइस, ये भी मुहैया करवा रही है, राइट। और जो आपकी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन है उसके पास अपने 121 होलसेल गोडाउन्स हैं, 47 रिटेल शॉप्स है, 54 LPGs एजेंसीज है, 4 पेट्रोल पंप्स भी है जो कि सिविल सप्लाईज के हैं, और 40 मेडिकल शॉप्स है जहाँ पे आपको जेनेरिक जो है मेडिसिन है वो मुहैया करवाई जा रही है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये सीमेंट, जो आपकी GI पाइप्स होती है, मेडिसिन, फर्नीचर, ये भी अवेलेबल प्रोक्यूर करने में और प्रोक्यूर और डिस्ट्रीब्यूट करने में सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन जो है वो काम कर रही है, ठीक है जी। और ये राइस और जो एडिशनल फूड ग्रेन्स की ज़रूरत होती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में मिड डे मील के तहत, राइट। तो आपको पता है मिड डे मील के तहत जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं या लैक्टेटिंग जो महिलाएं हैं, उनको जो है फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराई जाती हैं, राइट। तो खाना उनको दिया जाता है मिड डे मील के तहत। तो वो जो स्कूल्स होते हैं या आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं जहाँ पे मिड डे मील चल रही होती है, वो किस बेसिस पे वो या कौन उनको वो मुहैया करवाता है चीज़ें, तो वो भी आपका स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ही करता है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट सप्लाईज में, जैसे अभी हमने आपको कहा था डक्टाइल आयरन, कास्ट आयरन पाइप, राइट, जो GI पाइप्स है वो भी आपका स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन मुहैया करवाता है, राइट। इसके अलावा जो LPG है ट्राइबल एरियाज़ के लिए, इनएक्सेसिबल एरियाज़ के लिए, वहाँ पे जो कैरोसिन है, LPG है, उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है जी, राइट। ओके, अब हम देखते हैं अभी मैंने आपको कहा था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में एक यूनियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था जिससे कुछ बेनिफिशरीज जो है यानी द पीपल हु आर जनरली द पुअर पीपल, उनको जो राशन मिलता है या फूड ग्रेन्स मिलते हैं सब्सिडाइज रेट पे, वो उनका लीगल राइट बन गया है। लीगल राइट कब से? 2013 से। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेशनल फूड सिक्योरिटीज़ एक्ट में या इसमें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो है वो बेनिफिशरी है, राइट। तो अगर उसको ना मिले मान लीजिए सब्सिडाइज रेट पे फूड क्रॉप्स, तो वो अपने इस राइट को इन्फोर्स भी करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे जो आपके NFSA के तहत है स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गोडाउन्स आपको देखने को कंस्ट्रक्ट करने को मिलेंगे, या कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं देखने को आपको मिलेंगे, जैसे नेरवा में, सिद्धपुर, राजगढ़, बिलासपुर, चंबा, चेत्रू, तुनाग, संधोल, राइट, गोडाउन्स जहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, ठीक है जी। क्योंकि गोडाउन्स का ये रेलेवेंस है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन्स, उसको स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इस साल आप देखेंगे जो आपकी गवर्नमेंट है उसको 5 करोड़ जो है वो ग्रांट भी मिले, मतलब बजट में जो था वो आउटले रिसीव हुआ था, राइट। और 2 आपके गोडाउन्स है जिनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, भोरंज में और झंडुत्ता में, ठीक है जी। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन थी आपकी। फिर हम देखें मेडिसिन शॉप्स को लेके, तो ये भी हम सारी इन्फॉर्मेशन ये हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के आसपास ही देख रहे हैं। तो मेडिसिन शॉप्स में आप देखेंगे जैसे 13 मेडिसिन शॉप्स हैं, राइट, जिसमें इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग 40 मेडिसिन शॉप हैव बीन प्रपोज। तो अभी 40 मेडिसिन शॉप्स है जहाँ पे जो है सब्सिडाइज्ड रेट पे स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन दवाइयाँ मुहैया करवा रहा है। जैसे आप IGMC में देख पाएंगे, जो आपको IGMC
आईजीएमसी के अंदर शॉप्स दिखती है वो स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन की शॉप्स है, जहाँ पे सब्सिडाइज रेट्स पे वो आपको मिल रही है। ठीक है जी। तो अब 13 नई शॉप्स का जो है प्रपोजल किया गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखेंगे आप जो मेजरली जो प्रोक्यूर की जाती है आइटम्स, उसमें सबसे ऊपर पेडी और वीट आपका रहता है। तो जो इस बार खरीफ मिलिंग सीज़न था 2022-23 और जो राबी मिलिंग सीज़न था, ठीक है जी, तो उसमें आप देखेंगे जो गवर्नमेंट है उसने प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट कर दी है, मतलब वो प्रोक्यूरमेंट शुरू हो चुकी है, राइट। तो ये आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट दी पेडी एंड वीट प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम दी फार्मर्स, राइट। सो दैट इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। तो हमने इसमें मेजरली समझा कि इन्फ्लेशन को लेके क्या सिचुएशन है, राइट। जो आपकी स्टेट है, जो हमारा प्रदेश है, उसमें इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स रहे हैं, राइट। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे की। तो दैट इज़ ऑल विद दिस वीडियो, राइट। तो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर नंबर 5। तो ये चैप्टर नंबर 5 है जो ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट आपके लिए जो आएगा चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में समझेंगे। बीते जो वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को लेके, राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज़ है आपके लिए यूज़फुल साबित हो रही होगी, राइट। तो आपके कुछ सजेशंस अगर है तो वी आर ओपन फॉर दैट टू इन द कमेंट सेक्शन। कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप उनको भी टाइप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को आप हमारे सामने रख सकते हैं, राइट। तो आप पढ़ते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके रिगार्डिंग होती है तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, राइट। तो दैट इज़ ऑल विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।